दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपाल की। आपने देखा नेपाल के अंदर काफ़ी हिंसा हुई कुछ दिन तक, लेकिन वहाँ पे नई प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस कर दिया गया सुशीला कार्की, जो चीफ जस्टिस रही हैं नेपाल की, लेडी हैं और वहाँ पे अब शांति है। आर्मी का पूरा कंट्रोल आ चुका है। लेकिन कई बातें हैं जिसके क्वेश्चन अभी भी लोगों को ज़रूरी है। वो जानना चाहते हैं और उनको बताना भी ज़रूरी है कि हिंसा किसने की और कब तक नेपाल इस तरीके से जलता रहेगा, कब नेपाल की प्रोग्रेस होगी। इसी पे बात करेंगे इसी इशू के ऊपर। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो नेपाल को बचाने का तरीका है या नेपाल को इंडिया के साथ साथ मिलने का काम है, वो तभी हो सकता है जब नेपाल हिंदू राष्ट्र हो या नेपाल के अंदर सनातन धर्म का राष्ट्र हो। 90% नेपाल की पॉपुलेशन हिंदू है, लेकिन फिर भी हम सेक्युलर बनने की बात करते हैं। इंडिया को कांग्रेस से सेक्युलर बना करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल को बचाने का एक ही तरीका है, वो है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बने और नेपाल के अंदर हिंदुओं का कंट्रोल हो, क्योंकि नेपाल के अंदर इस टाइम पे 3 फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तरफ कम्युनिस्ट जिसको चाइना सपोर्ट करता है, एक तरफ यूएस की डीप स्टेट जो उसको क्रिश्चियन बनाना चाहती है, और तीसरा हिंदुस्तान जो अभी तक पूरे तरीके से जागा नहीं है और इसको जगाने की जरूरत है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को काम करना पड़ेगा, रॉ को काम करना पड़ेगा और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसी इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप इस पे क्या बात करना चाहते हैं? क्या कहेंगे कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने से नेपाल बचेगा, हिंदुस्तान भी बचेगा, दोनों का फायदा होगा? सूद साहब, एक तो पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन देना भूल गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं नेपाल के अंदर आप रहे। नेपाल के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ और नेपाली 2 फिल्में भी बनाई है मैंने और फिर फिल्म इंस्टीट्यूट में भी मेरे नेपाली दोस्त बहुत लोग थे और इंटीरियर्स में जाके शूट किया मैंने और सिटीज में भी शूट किया है। लोगों को ये नहीं पता कि हमारे बंगाल का एक बहुत बड़ा भाग है जो नेपाली बोलता है। ये सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग वाला साइड, सैमसंग, कालिम्पोंग, तो वो लोग हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, पर बट दे स्पीक नेपाली, दे कन्वर्स इन नेपाली। तो सर, बहुत ही नेपाल के बारे में अगर मैं बताऊं, कोने कोने में मैं गया हूं नेपाल के। नेपाल इज मच मोर हिंदू देन अस। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर जो हमारी लिपि का जो इस्तेमाल होता है, हिंदी लिपि का, हर बैनर, हर पोस्टर पे हिंदी रहती है और उनके जो कस्टम है, उनके जो रिवाज हैं, हम लोग नमस्ते करना शायद भूल जाएं, लेकिन नेपाली नमस्ते करना नहीं भूलेगा। वो नमस्ते से ही वो आपको ट्रीट करेगा यार। सो द बेसिकली नाइस सिंपल पीपल। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है नेपाल की सर कि आज तक नेपाल पर कोई जीत नहीं सका। शायद मुगलों ने कोशिश की होगी, बुद्धिस्टों ने भी कोशिश की होगी, लेकिन वो लोग कभी जीत नहीं पाए। तो दैट इज वाई एक हिंदुइज्म इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एग्जिस्ट इन नेपाल और उनका एक ही तरीका है सर्वाइवल का कि ये जो पुराने रूट्स हैं उनको मजबूत किया जाए और इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए, तभी नेपाल एकत्रित रहेगा, एक साथ रहेगा, मजबूत रहेगा। एंड आई एम ग्लैड जितनी भी प्रोबेबिलिटीज थी हमारे ये जो प्रोबेबल प्राइम मिनिस्टर्स की, उनमें से ये जो बेस्ट है हमारी ये लेडी आई हैं, शी रेस्पेक्ट्स इंडिया एंड शी लाइक्स इंडिया। हालांकि नेपाल में मैंने देखा कि इंडिया के प्रति थोड़ी अकड़ दिखाना और एक एंटी स्टेटमेंट देना वहां का एक फैशन है। वो कहते फैशन तो सर अभी आई विल इन नो वे कंपेयर इंडिया विथ नेपाल। बहुत छोटा शहर है, बहुत छोटा सी कंट्री है, माने देयर इकोनॉमी इज नेग्लिजिबल कंपेयरिंग टू अस। तो हम लोग मानते हैं उनको छोटे भाई, लेकिन वहां पर बहुत हैं जो हमको बड़े भाई नहीं मानते और या हमको बाप नहीं मानते। ना तो पाकिस्तान वाले हमें बाप मानते हैं, हालांकि हमारे ही बच्चे हैं। सो नेपाल इज समथिंग, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ नेपाल
कम वक्त में उनको सुधारें, उनको संभालें, उनको सिखाएं एंड जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो भी हम दें एंड वी शुड गाइड देम एंड हेल्प नेपाल टू बी अ गुड स्ट्रॉन्ग हिंदू राष्ट्र। देखिए सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे आऊंगा कि जो यहाँ पे जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेपाल के अंदर हुआ क्या था। नेपाल के अंदर एक मार्च निकाली जा रही थी यंग लोगों के द्वारा, वहां पे अचानक लोगों ने जलाना शुरू कर दिया। डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग घुस गए जिन्होंने वहां पे दंगे करने शुरू कर दिए। लेकिन ये दो कौन थे? ये लोग थे रोंगियास। रोंगियास को स्पेशली यूएस की एम्बेसी ने वहां बुलाया था, और ये जो रोंगियास को बुलाया था उनकी दाढ़ी काटती थी, मूछें काटती थी, और साथ में इनके माथे पे तिलक लगा दिया था। ज्यादातर के चेहरे ढके हुए थे, और जिन्होंने लूटमार की तो इन्होंने वहां पे लूटमार शुरू कर दी, क्योंकि एक्सपर्ट है ये दंगे के अंदर। नेपाली इस तरीके से दंगे नहीं करते, नेपाली इस तरीके से घरों को नहीं जलाएंगे, नेपाली इस तरीके से मंदिरों पे अटैक नहीं करेंगे। तो सारे के सारे ढोंगियास थे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, मेरे को अंदर से खबर आई है वहां से। और दूसरी बात है कि जो लोगों ने लूट मार की वहां पे, नेपालियों की दुकानों को लूटा, वो कौन थे? वो भी रोंगियास थी। इनकी लेडीज आई थी जिन्होंने यहाँ पे माथे पे सिंदूर लगाया हुआ था, वो भी वही थे। लेकिन दूसरी बात है कि नेपाल के अंदर क्या करने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले नेपाल के अंदर जरूरत है कि नेपाल के अंदर जो 90% हिंदू है उनको जागने की जरूरत है। 90% हिंदुओं को जागने की जरूरत है। 90% हिंदुओं को नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। सनातन धर्म के बहुत ज्यादा, ये तो आप फेवर करते हैं, उसको बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा नेपाल को जगाने के ऊपर और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तभी नेपाल बचेगा। इस टाइम नेपाल के अंदर 3 ताकतें काम कर रही है। एक तरफ कम्युनिस्ट जो हिंदू धर्म को मानते नहीं, कम्युनिस्ट किसी भी धर्म को नहीं मानते, तो वो सनातन को क्यों मानेंगे। दूसरी तरफ डीप स्टेट इस टाइम पे आ चुकी है, जिन्होंने यहाँ पे दंगे कराए नेपाल के अंदर, जिन्होंने रोंगियास को बुला करके यहाँ पे जलन, सब चीजों को लूट मार शुरू कर दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जला दिया। वो रोंगियास है जिसको डीप स्टेट लेके आए। डीप स्टेट नेपाल को क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहती है। नॉर्थ साउथ कोरिया के अंदर यूएस घुसा हुआ है और वहां पे 50% इस टाइम पे क्रिश्चियन बन चुके हैं, जबकि वो बुद्धिस्ट स्टेट कंट्री है। क्योंकि डीप स्टेट का यही काम है, या तो क्रिश्चियन बन जाओ, और नेपाल के अंदर भी क्रिश्चियनिटी का काम किया जाए डीप स्टेट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे नेपाल से हमारा डिस्प्यूट है। जैसे वो लोग कभी भी नेपाल के सगे नहीं हो सकते जो कहते हैं कि नेपाल का मैप बड़ा कर दो, नेपाल को के हिस्से के अंदर आप यूपी और बिहार को मिला दो। ये लोग आपके फेवर के नहीं है, ये लोग नेपाल का भला नहीं चाहते। अगर यहाँ पे कुछ इशू है लिपुले काला पानी का, तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, पैसे देकर रिजॉल्व किया जा सकता है, या जगह को शेयर करके किया जा सकता है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट साइन किया था जब पीएम मोदी 2015 में बांग्लादेश के अंदर गए थे। 110 जो एरिया से 110 कुछ नाम देते हैं उसका, वो हमने बांग्लादेश को दे दिए, बांग्लादेश ने हमको दिए 40 एनक्लेव जिसको कहते हैं। मतलब हम जब बांग्लादेश को जमीन दे सकते हैं तो नेपाल को क्यों नहीं दे सकते हैं। लेकिन दीपू लेक और काला पानी हमारे लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि चाइना के क्लोज पड़ते हैं और चाइना वहां से कभी भी एंटर करके नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे इंडिया हो, क्योंकि चाइना किसी का भला नहीं करेगा। ठीक है, आज हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, लेकिन चाइना को हम फिर भी वाचफुल आई रखेंगे। और साथ में इस टाइम पे क्या है कि इंडिया को भी एक काम करना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे इस टाइम पे यूएस की गवर्नमेंट एक्टिव है, यूएस की गवर्नमेंट के अंदर वहां पे लोगों को बुलाया जा रहा था, बड़े बड़े लोगों को, कुछ चीफ जस्टिस, कुछ जस्टिस, कुछ बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोग जो रिटायर हो चुके हैं, और बिजनेसमैन को बुला करके उनको पैसे दिए जा रहे थे कि आप डीप स्टेट के पार्ट बनो। और जो रोहिंग्याज है उनको भी डीप स्टेट ने बुलाया, इन्हें क्रिश्चियन ने बुलाया। दूसरी तरफ आपके चाइनीज एम्बेसी के अंदर भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े काम किए जाते हैं ताकि कम्युनिस्टों को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ओली जैसा आदमी कभी भी आपके देश का भला नहीं कर सकता, और वो कम्युनिस्ट है, उसका अपना इंटरेस्ट है, करप्शन इनके खून में है। इंडिया के जो कम्युनिस्ट हैं वो भी हमारे कंट्री के भला नहीं कर सकते, तो नेपाल के कम्युनिस्ट क्यों करेंगे उनका भला। तीसरा आता है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की एम्बेसी या इंडिया की एम्बेसी। हमारी एम्बेसी 15 अगस्त और 26 जनवरी को इनको एम्बुलेंसेस देती है बहुत से लोगों को। वो एम्बुलेंसेस को या तो कन्वर्ट कर दिया जाता है गाड़ियों के अंदर लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या उनके थ्रू स्मगलिंग की जाती है। इससे कोई नेपाल का भला नहीं होने वाला। आपने एम्बुलेंस बांट दी, सिलेक्टेड लोगों को बांटी जाती है एम्बुलेंस, तो क्या करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी नेपाल के ऊपर कि नेपाल को हम कैसे डील करें। जो वहां पे एम्बेसडर उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, जो रॉ के लोग हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रॉ की वहां प्रेजेंस था वो इसलिए है कि वहां पे पाकिस्तान की आईएसए को काउंटर करना है और चाइना की जो एक्टिविटीज होती है उसको काउंटर करना, फिर जो मिलिटेंट एक्टिव होती है जो पाकिस्तान की तरफ होती है उसके ऊपर आंख रखना। कोई नेपाल को डिस्ट्रॉय करने का कोई मतलब एटीट्यूड नहीं है रॉ का।
रॉ जो सिर्फ ऑपरेशन करता है, जो नेगेटिव ऑपरेशन करता है, वो करता है पाकिस्तान के खिलाफ या कुछ हद तक चाइना के खिलाफ। बाकी किसी कंट्री के खिलाफ रॉ के कोई ऑपरेशन नहीं होते। मैं क्लियर कट कह सकता हूँ, एक डंके की चोट पे कह सकता हूँ। तो रॉ और जो यहाँ पे एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं या एम्बेसडर, उनको जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी सनातन धर्म की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बुला के सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको फंडिंग देनी पड़ेगी कि आप हिंदुस्तान को प्रमोट, आप हिंदुइज्म को प्रमोट करो, आप सनातन धर्म को प्रमोट करो। वो फंडिंग मिलेगी तो आप स्ट्रांग बनेंगे। अगर ये काम यूएस कर सकता है, ये काम चाइना कर सकता है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? अगर हम इसी तरीके से पॉलिसी खेलते रहे कि हमारा एम्बेसडर बैठा है, वो उससे मिलेगा, फलाने पॉलिटिशियन से मिलेगा, यहाँ किसी पॉलिटिशियन से मिलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जरूरत है कि वहां पे मंदिरों को डेवलपमेंट करो। नेपाल में इतने मंदिर हैं जिनकी डेवलपमेंट की जरूरत है। मैंने देखा मंदिर जहाँ पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, वो मंदिर की हालत इतनी खराब है कि आप देखोगे मंदिर कितना खूबसूरत है, इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते। मैं जब पोस्टेड था वहां पे, तो मैंने अपने किसी ऑफिसर से कहा कि आप इसको फंडिंग क्यों नहीं करते, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है फंडिंग करने का। किसी को देखने की जरूरत है कि मंदिरों की क्या हालत है। पीएम मोदी जब आए थे पावर में, तो उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर के लिए पैसे दिए थे कि इसको और अच्छा बनाओ, और अच्छा बनाया गया। तो इस टाइम पे जो इंडियन गवर्नमेंट का पहला एजेंडा होना चाहिए, वो होना चाहिए नेपाल के अंदर जगह जगह जो मंदिर बने हैं, जो फार फ्लंग एरियाज के अंदर मंदिर बने हैं, उनको डेवलप करना। उससे नेपाल जागेगा। और दूसरा काम करना है कि जितनी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, सनातन धर्म की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका डेवलपमेंट करना, उनको फंड देना, उनको सपोर्ट करना कि आप इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होकर के या वहां पे जो कम्युनिस्ट है और क्रिश्चियन है उनसे लड़ो। नेपाल को बचाने का एक ही तरीका है कि सनातन धर्म को सपोर्ट किया जाए, हिंदू संस्थाओं को इकट्ठा किया जाए, और इनके थ्रू डीप स्टेट और चाइना का जो कम्युनिस्ट है उनको काउंटर किया जाए। हाँ, अब आप क्या कहना चाहते हैं? सर, वहाँ भी इंक्वायरी कमेटी बैठी है नेपाल में टू इंक्वायर इनटू द वायलेंस, और किन लोगों ने किया है वो पता लगाना इनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं हो सकता कि उसके घर में झगड़ा हो और अपने घर के अंदर आग लगा दे, फर्नीचर तोड़ दे, किचन का सामान तोड़ दे, तो कोई नहीं करेगा ना। डेफिनेटली ये बाहर के लोग हैं, ये उनका काम है, उनको आग लगानी थी, उनको नेपाल को नुकसान पहुंचाना था। तो वो ये बातें रियलाइज कर रहे हैं नेपाल, और इसके लिए उन्होंने अभी इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। एंड आई एम श्योर दिस लेडी विल डू अ गुड जॉब एंड ट्राई टू फाइंड आउट एंड गेट द फैक्ट्स। एंड यस, दे शुड नो दिस। मेरे रोहिंग्यास का एंगल नहीं पता था मुझे, ये आपने मुझे बताया, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल सर। उनका क्रिमिनल, हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर देखो ऐसा है कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मैं पोस्टेड रहा हूँ वहाँ पे, आम आदमी की इन्फॉर्मेशन नहीं होती मेरे पास स्पेशलिस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसके अंदर रोहिंग्यास थे। कुछ लोग मेरे से आके मिले भी हैं जो नेपाल से आकर आए हैं, और मुझे सारी चीज़ों की ब्रीफिंग दी है, मुझे जो भी मेरे क्वेश्चन थे उसका आंसर दिया है। और वो जो मैं जो बातें कर रहा हूँ किसी उससे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पोस्टेड था और मैं देखा कि क्या हमारा एटीट्यूड होता है। हमारे जो लोग बैठे होते हैं एम्बेसी के अंदर, वो बड़े कैजुअल तरीके से अप्रोच करते हैं, कैजुअल तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई मोदी तो जाएंगे नहीं वहाँ पे सनातन धर्म को जगाने के लिए, कोई यहाँ पे हमारे एनएसए नहीं जाएंगे, कोई हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं जाएंगे। ये वहाँ के एम्बेसडर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, सीधी इंस्ट्रक्शंस कि आपने वहाँ क्या करना है। नहीं तो ये वहाँ पे पॉलिटिशियन से मिलते रहेंगे, रिपोर्टें बनाते रहेंगे, आपको मिसगाइड करते रहेंगे देश को, और अपना टाइम पास करेंगे और पैसे बना करके आ जाएंगे वहां से। तो गवर्नमेंट को एक टास्क देना पड़ेगा इनको। और जिन लोगों का इस टाइम पे फेलियर था, जो नेपाल के अंदर पोस्टेड थे, चाहे वहां का एम्बेसडर है, चाहे रॉ का वहां पे स्टेशन चीफ है, चाहे रॉ के दूसरे लोग हैं, चाहे एम्बेसी के लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे इस रिपोर्ट को इग्नोर किया या कोई काम नहीं किया। जो नेपाल में वायलेंस हुई वो एक दिन में नहीं हुई, उसकी प्लानिंग 1 साल से चल रही थी, और इसकी खबर इंडियन एम्बेसी को दी गई थी 3 महीने पहले, लेकिन किसी पे ने उस पर काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। वो अपना टाइम पास कर रहे थे। यहाँ पे क्या, आपको एक बात बताता हूँ कि इनको आरजी मिलती है, रिप्रेजेंटेशन ग्रांट, जिसके अंदर ये क्या करते हैं कि आपके बहुत से लोकल लोगों को बुला करके उनको लंच और डिनर खिलाते हैं। उसके पैसे फिक्स होते हैं, यानी कि लंच के पैसे होंगे आपके $15, तो डिनर के होंगे आपके $25 या $30 एक एक आदमी के। और वो बुला करके अपना क्लेम करते हैं, गप्पे मार के चले जाते हैं, और वो पैसा गड्ढे में चला जाता है, इनकी जेब में जाता है। तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि आप किसको बुला रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप एम्बुलेंस बांटते हैं, क्या पर्पज है एम्बुलेंस बांटने का? क्यों नहीं वहाँ पे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को बुला करके आपको उनको फंड दो, सीधा फंड दो उनको, कि आप जाओ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करो,
क्योंकि हम किसी गलत काम के लिए पैसा नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं हिंदू की प्रमोशन का, सनातन धर्म की प्रमोशन का। जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उनको आइडेंटिफाई करो, कोई क्रिश्चियन ने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि क्रिश्चियन इसका फायदा न उठाए, मुस्लिम इसका फायदा न उठाए, और वहां पे हिंदू राष्ट्र बनाओ। नेपाल को स्ट्रांग करना है तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और जो लोग नेपाल को बांटने की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो पार्ट है बिहार और यूपी का, जैसे काठमांडू के मेयर, वो कोई आपका इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, ना हिंदुस्तान के इंटरेस्ट की बात कर रहे। नेपाल अगर कोशिश दम भी लगा ले तो जो हमारे हिस्से का एरिया है वो कभी ले नहीं सकता। अगर नेपाल के अंदर ब्रिटिशर नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि नेपाल हिली एरिया है, उनको मैदानी या प्लेन एरिया चाहिए था, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ठंड है और ठंडे एरिया को चाहते ही थे। मुगलों का भी यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुगलों का इंटरेस्ट था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से इनकम थी, बहुत से रिसोर्सेज थे, बहुत से मंदिर थे जिनको लूटना था, इसलिए वो नेपाल की तरफ नहीं गए। क्योंकि हिंदू या इंडिया रिच था रिसोर्सेज के अंदर। एक टाइम पे 50% से ज्यादा जो हमारी जीडीपी थी पूरे वर्ल्ड की, वो हिंदुस्तान के अंदर होती थी। इनको हिंदुस्तान को लूटना था। हिंदुस्तान की नदियों के पास उस टाइम पे बैठ करके पानी पीना था, खाने पीने की चीजें लेनी थी, यहाँ की दौलत लूटनी थी। इसलिए वो हिंदुस्तान के अंदर रहे और नेपाल नहीं गए, क्योंकि नेपाल उस टाइम भी अमीर नहीं था। इनको जरूरत थी लूटने की, और लूटने के लिए हिंदुस्तान से बेटर कोई जगह नहीं थी। हिंदुस्तान को कहा जाता था सोने की चिड़िया, इसीलिए ये लोग हिंदू को लूटते रहे, हिंदुस्तान को लूटते रहे। लेकिन आज अगर हिंदुस्तान को बचना है और आज अगर नेपाल को बचना है, ताकि नेपाल, क्योंकि छोटी कंट्री कहीं कन्वर्ट ना हो जाए नेपाल के अंदर, और इसको बनाने के लिए हिंदुस्तान और नेपाल के लिए बेस्ट चीज है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक एजेंसी को तैयार रखा जाए ताकि एक कमेटी इसके ऊपर सीरियसली काम करे, लेकिन स्पेशल ध्यान दिया जाए किसी भी तरीके से करप्ट इनकम्पिटेंट आदमी इसको एक कमेटी के अंदर ना डाला जाए। सिर्फ कम्पिटेंट आदमियों को डाला जाए जो एजेंडे पे बात करें, और जो लोग इस टाइम पे फेल हो चुके हैं नेपाल के अंदर, उनको वापस बुला करके सबक सिखाना चाहिए। अदरवाइज ये बातें रिपीट होती रहेंगी। सूद साहब, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि ये जो इस टाइम आगजनी हुई है नेपाल में, डेफिनेटली इट हैज बीन डन बाय द नॉन हिंदू क्राउड्स, प्रोफेशनल ट्रबल मेकर्स। उसमें आई एम क्वाइट श्योर पाकिस्तान का भी हाथ होगा, और बुद्धिस्ट विल नॉट डू इट, यू नो। देन देयर इज डीप स्टेट वाले क्रिश्चियंस यहाँ के भरे होंगे, तो ये लोग नहीं तो कौन सा नेपाली है जो यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर को लूटने की कोशिश करेगा? इम्पॉसिबल। दे रेस्पेक्ट दैट रिलीजन, दे रेस्पेक्ट दोज गॉड। उनका पूरा नेपाल की आइडेंटिटी है वो मंदिर की। तो डेफिनेटली ये नॉन हिंदूज का काम है और उनको पकड़ा जाएगा, उनको अभी डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेगी, एंड आई एम श्योर रॉ शुड हेल्प देम आल्सो एंड आइडेंटिफाई दोज पीपल एंड सेव नेपाल एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग हिंदू राष्ट्र। ठीक है, मुझे लगता है कि हमने सारी बातें कर ली, और आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे एंड में कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत, जय पशुपतिनाथ, जय श्री राम। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच।